हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कि सीरीज चल रही है और उसका एक नेक्स्ट वीडियो है। तो देर न करते शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? बड़वानी, सिंगरौली, श्योपुर, उमरिया। तो ऊर्जा राजधानी के तौर पर एमपी का जो जिला है वो है आपका सिंगरौली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समुदाय छोटे गणतंत्रों की तरह हैं, उनके पास वह सब है जो वे अपने लिए चाहते हैं। ये किसका कथन है? हेनरी मैन, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स मेटकॉफ, एम शाह। आप इंग्लिश में कोटेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। रूरल कम्युनिटीज आर लाइक स्मॉल रिपब्लिक्स। तो ये जो कथन है ये संबंधित है आपके चार्ल्स मेटकाफ से, क्योंकि इन्होंने ही ग्रामीण समुदायों को या गांव को एक छोटे गणराज्य के तौर पर माना था और माना था कि वो पूर्णतः आत्मनिर्भर है। सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस एनटीए नेट, पीजीटी और यूपीएचएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदार प्रवसन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित सतत विकास लक्ष्य है। यानी जो आपका सतत विकास लक्ष्य बनाए गए हैं उनमें से कौन सा लक्ष्य जिम्मेदार प्रवसन और लोगों की गतिशीलता से संबंधित है? गोल 9 से 7, गोल 10 से 7, गोल 10 से 2 या फिर 9 से 2। तो कौन से सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल माइग्रेशन और मोबिलिटी ऑफ पीपल से रिलेटेड हैं? तो यहाँ पर जो आपका टारगेट यानी लक्ष्य 10 से 7 है, ये रेस्पॉन्सिबल पीपल एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन एंड मोबिलिटी ऑफ पीपल से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवसन के खिंचाव कारक का उदाहरण है? ऑप्शन है धार्मिक उत्पीड़न, बी प्राकृतिक आपदाएं, सी नौकरी के अवसर और डी है सशस्त्र संघर्ष। पूछ रहा है कि कौन सा प्रवसन के खिंचाव कारक का उदाहरण है। खिंचाव कारक को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ पुल फैक्टर। यहाँ पर कौन सा है जो कि पुल फैक्टर यानी कि खींच रहा है अपनी तरफ? ऑप्शन आप देखेंगे तो रिलीजियस परसिक्यूशन, नेचुरल डिजास्टर या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो एक ऐसा कारण है जो कि उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। खींचना मतलब आकर्षित करना। तो आकर्षित करता है शहरों में नौकरी के अवसर। देखो, प्रवसन के दो कारण होते हैं, दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक को बोलते हैं पुल फैक्टर और एक को बोलते हैं पुश फैक्टर। ठीक है, तो पुल फैक्टर जो होता है इसको वो कारण जो कि खिंचाव यानी कि अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और पुश फैक्टर जो कि मजबूरन लोगों को छोड़ना पड़ रहा है। जैसे गांव में रोजगार के अवसर का ना होना, यहाँ पे अगर होता है ये ऑप्शन में तो वो हो जाता पुश में। यहाँ पर पुल पूछ रहा है तो नौकरी के अवसर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना किस संगठन ने की? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्था, UNFPA, USAID या फिर UK ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वे प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया था? तो यहाँ पर उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्था, जिसने विश्व प्रजनन सर्वेक्षण कार्यक्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलगाव की अवधारणा से संबंधित कौन सा कथन इनमें से गलत है? अलगाव का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एलिनेशन से कौन संबंधित है? कार्ल मार्क्स संबंधित है और ये संघर्षवादी विचारधारा से आते हैं। तो एलिनेशन के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो पहला कथन है, अलगाव का कारण व्यक्तिगत संपत्ति है यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसका रीज़न है क्या? तो बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये इसका रीज़न है। अलगाव का कारण श्रम विभाजन यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर है क्या? तो बिल्कुल है ये। अगला है, अलगाव का कारण वर्ग और जाति का वर्चस्व है। और लास्ट है, अलगाव का कारण शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोगों का, तो ये भी हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे कि अलगाव का कारण वर्ग तो है,
लेकिन ये शब्द लगा है जाति। कार्ल मार्क्स ने कहीं भी कास्ट को एलिनेशन के तौर पे वो नहीं किया है। तो यहाँ पर जाति शब्द लगे होने से ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजदूर संघ अधिनियम कौन से वर्ष में पारित हुआ? 1947 में, 1925 में, या फिर 1936 में, या 1926 में? इन विच ईयर वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट पास्ड? तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पीजीटी में बहुत पूछता है। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये कब पास हुआ था? तो ये 1926 में ये एक्ट पारित हुआ था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? जेफरी सी अलेक्जेंडर, हेबरमास, लुइस एल्थुजर, या फिर एंथनी गिडिंग्स? बुक का नाम है नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड। तो ये पुस्तक अगर आपने अलेक्जेंडर की बुक्स को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता है कि नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड ये पुस्तक है जेफरी सी अलेक्जेंडर की। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेबरमास के नव मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? हेबरमास के नव मार्क्सवादी सिद्धांत का मुख्य आधार है अभिव्यक्तिशीलता, भाषा, अभिव्यक्तिशीलता और भाषा, कार्य और श्रम। इंग्लिश में देख लेंगे, मेन बेसिस ऑफ हेबरमास न्यू मार्क्सिस्ट थियरी इज एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिविटी एंड लैंग्वेज, वर्क एंड लेबर। तो यहाँ पर इन्होंने अभिव्यक्तिशीलता और भाषा की बात की थी हेबरमास ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है अभिव्यक्तिशीलता और भाषा, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्यूमो के अनुसार एक प्रकार का ऐसा संबंध जो बड़े और छोटे के बीच का संबंध है या सटीक रूप से उनके बीच का संबंध है जो सम्मिलित करता है और वह जो सम्मिलित है, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? तो एक ऐसा संबंध जो छोटे बड़े के बीच में आ रहा है कि कोई लोग बड़े हैं और कोई लोग जो है उनसे छोटे हैं और उनके बीच में सम्मिलित करता है और जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें, यानी कि जो लोग लागू कर रहे हैं और जो बेचारे शोषित हो रहे हैं। तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ड्यूमा ने इसको क्या नाम दिया है? सार्वभौमिक संबंध, परानुभूतिक संबंध, पदानुक्रमिक संबंध, या फिर भावनात्मक संबंध? आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादा ईजी लगेगा। तो एक ऐसा रिलेशन जो कि लार्जर और स्मॉलर हो सकता है बट ई कंपास करता है और ई कंपास्ड होते हैं कुछ लोग, तो इसको हम क्या कहेंगे? छोटे बड़े में जो डिवाइड कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन नहीं कहेंगे, एम्पैथिक बिल्कुल नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, और इमोशनल भी नहीं है। क्या कहेंगे इसको हम? हायरार्किकल रिलेशन, यानी कि पदानुक्रमिक संबंध। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शब्दों में स्तरीकरण एक मूल्यांकनात्मक पहलू में एक सामाजिक व्यवस्था में इकाइयों की श्रेणी के रूप में सामान्य मूल्य प्रणाली के अनुसार दर्शाता है? तो यहाँ पर स्तरीकरण की परिभाषा दी गई है और आपको दो शब्द इसमें से सिर्फ पकड़ने हैं। स्तरीकरण क्या है? मूल्यांकनात्मक पहलू की बात हो रही है, और दूसरी चीज क्या बात हो रही है इसमें? सामान्य मूल्य प्रणाली की बात हो रही है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेविस, यहाँ पर मूर, एम बंग, या फिर पार्सन्स। तो इंग्लिश में आप चाहें क्वेश्चन देख सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और वैल्यूएशन एस्पेक्ट की बात हो रही है, कॉमन वैल्यू यानी कि सामान्य मूल्यों की बात हो रही है। तो सामान्य मूल्य की बात हो रही है, सामान्य मूल्य प्रणाली की बात हो रही है, स्ट्रैटिफिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पार्सन्स। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पार्सन्स ने मूल्यों से संबंधित काफी सारी डेफिनेशन दी है, ये याद रखना। अगला प्रश्न है, ये किसने इंगित किया कि सामाजिक गतिशीलता यह स्पष्ट करती है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी प्रतिभा और प्रयासों के माध्यम से सामाजिक उत्थान प्राप्त करने के लिए बाध्य है, चाहे वह जिस स्तर से संबंधित हो? तो ये किसने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता जो है ये स्पष्ट करती है कि कोई व्यक्ति है, बहुत प्रतिभाशाली है और अपनी प्रतिभा प्रयासों के माध्यम से वो क्या कर सकता है? सामाजिक उत्थान प्राप्त कर सकता है। तो सामाजिक उत्थान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा किसने कहा था?
ऑप्शन में है लिपसेट और बेंडिक्स, मजूमदार और मदान, पीटर एंड ब्लाउ, ओडी डंकन, हार्टन और हंट। तो देखिए लिपसेट और बेंडिक्स यहाँ पे नहीं है, मजूमदार और मदान भी नहीं है, हार्टन और हंट ने भी नहीं दिया है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पीटर एंड ब्लाउ, ओडी डंकन। इन्होंने क्या दिया था, तो ये टर्म दी थी इन्होंने सोशल एसेंडेंस, ठीक है, ये याद रखिएगा, सोशल एसेंडेंस या सामाजिक उत्थान का जो टर्म है ये दिया था पीटर एंड ब्लाउ और डंकन ने। अगला प्रश्न है, नौकरशाही एक प्रशासकीय व्यवस्था है जिसमें विशेष दक्षता, निष्पक्षता के साथ ही मानवता का अभाव पाया जाता है। नौकरशाही को एक प्रशासकीय व्यवस्था बताया और इसमें दक्षता है, साथ ही ये निष्पक्ष व्यवस्था है, लेकिन मानवता का कोई इसमें स्थान नहीं है। ये किसकी परिभाषा है, कोजर की। तो कोजर ने ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी, आपको पता है। सी राइट मिल्स, बी रोजनबर्ग और मैक्स वेबर। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको इंग्लिश टर्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधा सीधा गेस करना है कि नौकरशाही के बारे में जो डेफिनेशन है किसने दी है, मैक्स वेबर ने। और नौकरशाही को एक संस्थानात्मक व्यवस्था के तौर पर भी मैक्स वेबर ने ही डिफाइन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, लर्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। लर्नर ने एक टर्म दी थी आधुनिकीकृत व्यक्तित्व। अब इसमें देखते हैं कौन सी विशेषता इसकी नहीं बताई थी। तो परानुभूति, गतिशीलता, सहभागिता और अनुरूपता। इंग्लिश में इनको देखेंगे, मॉडर्नाइज्ड पर्सनैलिटी में क्या क्या नहीं बताया था, तो इम्पैथी, मोबिलिटी, पार्टिसिपेशन। देखिए ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई हैं। इम्पैथी बताई है यानी परानुभूति, गतिशीलता और सहभागिता, 3 बातें इन्होंने बताई हैं। लेकिन यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है आपका कन्फर्मिटी के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। ये तीनों के बारे में इन्होंने बताया था और कन्फर्मिटी के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। कन्फर्मिटी जो है ये आपका मर्टन ने जो एक बात की थी, तो वहाँ पे उनसे ये हो जाएगा। तो ये जो है ऑप्शन इन्होंने नहीं बताया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन के रूप में परिभाषित किया है। परिस्थिति को किसने कहा कि सम्मान का सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक आकलन है। मैक्स वेबर, मिल्स, लिंटन और दुर्खीम। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि या तो वेबर होगा या फिर लिंटन होगा, क्योंकि मिल्स और दुर्खीम ने बहुत ज़्यादा स्टेटस के बारे में बात नहीं करी है। तो देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सोशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये संबंधित है आपके मैक्स वेबर से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, सहसंबंध के प्रकार हैं धनात्मक सहसंबंध एवं ऋणात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध, और लास्ट है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सहसंबंध। तो कोरिलेशन के टाइप पूछ रहा है, तो कोरिलेशन के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो रिलेशन। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक अनुसंधान में सूचित सहमति का संबंध किससे है। सूचित सहमति यानी कि अनुसंधानकर्ता जो है एक तरीके से सूचित कर रहा है, किसको कर रहा है, उत्तरदाता को। तो अब ऑप्शन देखिए, एक महिला अपने माता पिता से सलाह लेने के बाद ही शादी करती है, उपभोक्ताओं के व्यवहार पर शोध करना, प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे ये विकल्प चुन सके कि उन्हें अध्ययन में भाग लेना है या नहीं, और 4th है अनुसंधान प्रतिभागियों से जबरन सहमति लेने के लिए डिज़ाइन की गई एक योजना। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रतिभागियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे क्या कर सकें, विकल्प चुन सकें कि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टडी में या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आपका है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्टिसिपेंट को यहाँ पर इनफ इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक दूरी स्केल उत्तरदाताओं की गर्मजोशी, अंतरंगता और शत्रुता की डिग्री को मापने के लिए
एक स्केलिंग तकनीकी किनके द्वारा डिज़ाइन की गई? एंथोनी फॉजी, एमोरी एस बोगार्ट्स, जैकब मोरेनो या फिर अब्राहम मास्लो। तो सोशल डिस्टेंस स्केल ये एक टेक्निक बनाई गई थी ताकि एक तरीके से गुणात्मक अध्ययन में ये पता लगाया जा सके कि जो उत्तरदाता हैं किसको ज़्यादा पसंद करें, किससे शत्रुता है, किससे ज़्यादा घनिष्ठता है। तो ये किसने बनाया था? तो ये सामाजिक दूरी पैमाना बनाया था बोगार्ट्स ने। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का वर्ष का संशोधन आपसी सहमति से तलाक की अनुमति देता है। तो ये जो है कब आया था? 1961, 1981, 1976, 1955। हिंदू मैरिज एक्ट अमेंडमेंट ये कब आया था? तो ये पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पर सही उत्तर है आपका 1976। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को संशोधित किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किसने कहा कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार देने में योगदान दिया? किसने कहा है कि शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के साथ साथ प्रमुख राजवंशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है सांस्कृतिक क्षेत्रों को आकार दिया है? एस.सी. दुबे, आर.के. मुखर्जी, के.एम. कपाड़िया या फिर डी.एन. मजूमदार। Powerful kingdom and empires as well as major dynasties have directly or indirectly contributed to shaping of cultural region. Cultural region से संबंधित definition है और ये परिभाषा संबंधित है आपके एस.सी. दुबे से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि नई परिभाषा है ये। अगला प्रश्न है, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? इमाइल दुर्खाइम, मैकाइवर, एस.एफ. नॉडेल और आगस्त कॉम्टे। बुक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और इसके जो राइटर हैं द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये पुस्तक है एस.एफ. नॉडेल की, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक में आधुनिकता के बारे में अपने विचार किसने लिखे हैं? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर दुबे, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर देसाई। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो पुस्तक है इसके राइटर हैं M.N. श्रीनिवास। तो यहाँ पर डॉक्टर श्रीनिवास जो है, सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सामूहिक सौदेबाजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन है आपके वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत करना, प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच विवादों को हल करना, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वेतन और कामकाजी परिस्थितियों पर बातचीत तो करना होता ही है, साथ साथ में कर्मचारियों के बीच में जो विवाद अगर कोई हो जाए, यानी प्रबंधन और कर्मचारी इनको भी हल करना, ये होता है काम कलेक्टिव बार्गेनिंग का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पारिवारिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? यानी कि सीधा सीधा क्या इफेक्ट दिख रहा है पारिवारिक संरचना पर भारत में? संयुक्त परिवार में गिरावट हुई है, ठीक है। परिवार में महिलाओं की भूमिका में मजबूती आई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महिलाएं भी थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगी हैं, काम करने लगी हैं, तो उनकी भूमिका में मजबूती आई है। एकल परिवारों का उदय हुआ है क्योंकि लोग जॉब करने के लिए अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं और फिर वहीं पर अपना बस जा रहे हैं। तो औद्योगिकरण की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है ये सही हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, औद्योगिक सेटिंग में कौन सा गुणवत्ता चक्रों का मुख्य उद्देश्य नहीं है? उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, नए उत्पाद विकसित करना, कार्यकर्ता भागीदारी बढ़ाना, या फिर निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ाना। इसको हम एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी सर्किल, तो जो क्वालिटी सर्किल होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इम्प्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, ये सही होगा यहाँ पर क्योंकि क्वालिटी सर्किल ही है इसीलिए। दूसरी चीज़ है डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट,
टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन वर्कर, और लास्ट है प्रमोटिंग ए कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट तो करता है और क्वालिटी भी इंक्रीज करता है, पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने की कोशिश करता है वर्कर्स की। लेकिन डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट, ये काम क्वालिटी सर्कल का नहीं होता है, बल्कि प्रोडक्शन टीम जो होती है वो इसको देखती है, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पे कारखाना और इन सब से चल रहे हैं, तो आज का क्वेश्चन भी मैं उसी से पूछ रही हूँ आपसे। कारखाना अधिनियम कब आया था? कारखाना अधिनियम जो है ये कब आया था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, जिसको भी पता हो तो। और बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।